गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आज आपकी क्लास वेक्टर की है ना। बार बार बोलते हैं वेक्टर कब पढ़ेंगे, वेक्टर कब पढ़ेंगे। बार बार बोलते हैं पढ़ेंगे जरूर से, तो आप बड़े जल्दबाजी में रहते हो, है ना। ये 2 क्लास में आपका वेक्टर खत्म होगा। आज क्लास होगी एक नेक्स्ट वीक में वेक्टर की और है ना। उसके बाद फिर आपका एक ही चैप्टर बच जाएगा, दैट इज द एरर्स। तो उसके बाद आप सेम आ जाओगे जैसा आपका बैच 1 का। बाकी आप काइनेटिक्स बैच 1 के साथ पढ़ेंगे, है ना। तो आज हम वेक्टर स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो वी स्टार्ट विद द वेक्टर, है ना। तो आपको पता है कि जब भी हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं ना, कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी होगी, है ना, तो फिजिकल क्वांटिटी को हमेशा हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी की हमेशा क्या होगी, 2 कैटेगरी होगी। एक तो आपका हो जाएगा स्केलर, है ना। एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जैसे आपकी स्केलर होती है, और दूसरी क्या हो जाएगी, जैसे आपकी वेक्टर, है ना। स्केलर एज वेल एज क्या हो जाएगा, जैसे आपका वेक्टर होता है। आपको पता है स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको कि सिर्फ हम मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो स्केलर क्वांटिटी में कैन बी कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड, है ना, एंड यूनिट। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसकी कोई कुछ यूनिट है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल जो होगा लाइक मास, है ना। मास किसी भी बॉडी का हम लेंगे, वी कैन राइट 10 kg। तो 10 इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, नंबर, और केजी इसकी यूनिट हो जाएगी। तो मास, स्पीड, है ना, डिस्टेंस, राइट, टेम्परेचर, ये सारी क्वांटिटी कौन से होते हैं, जैसे कि आपके स्केलर होते हैं। ऐसे ही अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं होती है, बल्कि इसमें 3-4 चीजें होती हैं। पहली बात होती है कि मस्ट बी हैविंग सम नंबर बाय मैग्नीट्यूड, है ना। इसमें कोई नंबर होगा या मैग्नीट्यूड होगा। दूसरा, इसमें भी यूनिट होगा, इसकी कुछ यूनिट होगी। थर्ड हो जाएगा, इट मस्ट possess डायरेक्शन इन स्पेस, possess डायरेक्शन इन स्पेस। वही स्पेस में इसकी क्या होगी, वैसे कि आपकी कुछ डायरेक्शन भी होगी, possess डायरेक्शन इन स्पेस। एंड फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, मस्ट फॉलो रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, मस्ट फॉलो रूल्स फॉर वेक्टर अलजेब्रा। क्या फॉर्म है ना। ऑब्जर्व है कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ नंबर और यूनिट से काम चल जाता है कि 10 kg नंबर और यूनिट है सरफेस में, इसमें कुछ डायरेक्शन भी होगी स्पेस में, और वेक्टर अलजेब्रा के रूल को ही फॉलो करें। तो आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी का जो एग्जांपल हो जाएगा, दैट इज योर वेलोसिटी, है ना, एक्सीलरेशन, है ना, फोर्स, है ना। ये जो सारी चीजें हैं ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल है। व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट, आपको क्या लगता है इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है? इलेक्ट्रिक करंट, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर, वेक्टर। नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है ना, इससे स्केलर क्वांटिटी, है ना। उसका रीजन है, तो डायरेक्शन होता है ना। हाँ, डायरेक्शन वो एक्चुअली स्पेस में डायरेक्शन नहीं होता है ना, बल्कि सेंस ऑफ फ्लो होता है। वो सिर्फ सेंस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसका रीजन सिंपल सा, इलेक्ट्रिक करंट इसलिए स्केलर है क्योंकि आप डायरेक्शन किसमें बोल सकते हो, नंबर भी है इसमें, यूनिट भी होती है। लाइक हम इलेक्ट्रिक करंट जब भी लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू हम लिखते हैं 10 एम्पीयर, है ना। और हायर से पोटेंशियल हो तो डायरेक्शन भी बोल सकते हो आप ऐसे, लेकिन ये वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो नहीं करते। इलेक्ट्रिक करंट इसलिए स्केलर है बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फॉलो द रूल्स फॉर वेक्टर अलजेब्रा। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर बिकॉज it does not follow, right, vector algebra। इसका सिंपल अलजेब्रा होता है, हाँ। तो इलेक्ट्रिक करंट इसलिए जो क्वांटिटी होती है वेक्टर में नहीं आती है, वेक्टर के लिए चारों को फॉलो करना जरूरी है, नंबर, यूनिट, डायरेक्शन, स्पेस, एंड मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तभी इस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, इसलिए आपका वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक करंट जो क्वांटिटी है वो आपकी स्केलर है,
अब हम यहाँ पे आते हैं कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करें। सर भाई किसी वेक्टर को हाउ टू रिप्रेजेंट, जो नेक्स्ट चीज यहाँ पे आती है दैट इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सर हम लोग बेटा सर ये क्या होता है सर, वेक्टर अलजेब्रा? अभी पढ़ेंगे हम उसके बाद। भैया सिंपल अलजेब्रा तो अब तक आप 10 तक पढ़ते ही आ रहे हो कि भाई किस तरह से ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है। वेक्टर का अलजेब्रा डिफरेंट है, तो हम पढ़ेंगे तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा, है ना। वेक्टर ओके अलजेब्रा सर। है ना। तो हम यहाँ बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो देखो वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके होते हैं। एक तो रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक। एक जो मेथड होता है वो कौन सा होता है, सिंबॉलिक। और जो दूसरा मेथड होता है इसको हम बोलते हैं ग्राफिक। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के दो मेथड है, एक तो सिंबॉलिक है और दूसरा क्या है आपका ग्राफिक। सिंबॉलिक का मतलब ये है कि कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, लाइक ए अगर वेक्टर है तो उसके ऊपर हम एरो लगा देंगे। एरो लगा देंगे मतलब वेक्टर क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो एरो लगा दोगे, फोर्स अगर वेक्टर है तो हम इस तरह से एरो लगा देंगे। हाँ, तो एरो लगाने का मतलब ये नहीं कि डायरेक्शन राइटवर्ड होगी, जस्ट अ सिंबल है। स्केलर क्वांटिटी के ऊपर कभी हम एरो नहीं लगा सकते, हाँ, लाइक मास के ऊपर हम ऐसे एरो नहीं लगा सकते। लेकिन कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है, चाहे वेलोसिटी और फोर्स हो या कोई मतलब कोई भी वेक्टर, उसके आगे हम एरो लगाते हैं मतलब वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा होता है ग्राफिकल, है ना। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, उसको हम ग्राफिकली ऐसा शो कर सकते हैं। आप इस तरह से एक्सेस बनाओ, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, और एक कोई वेक्टर हम सिंपल से ऐसा बोल सकते हैं ए वेक्टर से लेके, है ना, ये आपका कोई ए बी वेक्टर, ये आपका क्या है बेसिकली आपका ए बी वेक्टर। तो ए जो होती है इस वेक्टर ए बी वेक्टर की जो ए है, इसी को हम बोलते हैं टेल, है ना। और ये जो आपकी चीज है ये क्या होती है, जैसे कि आपकी हेड, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हमेशा टेल से हेड की तरफ, है ना। ये इस तरह से हम एरो बनाएंगे तो जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होती है हमेशा कहां से कहां तक होगी, टेल से लेके हेड की तरफ। तो दिस इज द डायरेक्शन। तो हमने ग्राफिकली प्लॉट किया है। अगर कोई वेक्टर ए बी है तो ग्राफिकली हम ऐसे प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पे इसकी जो लेंथ होती है इस वेक्टर की, जो भी इसकी लेंथ होगी, है ना, ये इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इसकी इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। भाई ग्राफ में जब भी हम लेंथ लिखेंगे तो लेंथ उस वेक्टर की क्या हो जाएगी, जैसे आपकी मैग्नीट्यूड होती है। और मैग्नीट्यूड को इस तरह से हम लिखते हैं बार लगा। तो ए बी के बगल में दो बार लगाने का मतलब होता है सिंपल सा, दिस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना। और वो इस लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने बोला ये फोर्स 5 न्यूटन है, तो हम यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन बना देंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन ले लेंगे। तो इसकी जो भी लेंथ होगी वो वेक्टर की किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड। और कैसे बताएं, इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी तो डायरेक्शन को हम एंगल से शो करेंगे। ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल मार रही है, जैसे कि आपके डायरेक्शन जो होगा उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे कि इसमें एंगल। तो ग्राफिकली हम किसी वेक्टर को इस तरह से देते हैं, है ना। सर अगर मॉड लगा दिया तो उसका मतलब ये स्केलर हो गई, क्योंकि हाँ, सिर्फ नंबर आ गया, मैग्नीट्यूड वो कर रहा है, बिल्कुल मैग्नीट्यूड बिल्कुल। शो। फिर उसमें डायरेक्शन, उसको हम स्केलर नहीं बोल सकते, उसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर तो नहीं बोल सकते उसे, वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। और सर ये एंगल वाली बात क्या बताई आपने? एंगल यार डायरेक्शन के लिए एक्स एक्सिस से कुछ थीटा एंगल मार रहा है, एक्स डायरेक्शन से कुछ थीटा एंगल मार रहा है, तो थीटा एंगल डायरेक्शन को शो, जो भी वेक्टर है उसका एक्स एक्सिस से जो थीटा एंगल है किसको शो करता है, डायरेक्शन। क्योंकि वेक्टर में दो चीज होती है ना, तो मॉड मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बताता था कि बात नहीं होता है। मॉड का मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, इसलिए आपका पॉजिटिव ही होगा। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ये लिखने का तरीका होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, और थीटा से डायरेक्शन हो जाएगी। तो लेंथ मैग्नीट्यूड को, और ये थीटा एंगल किसको शो करेगा, जैसे आपकी डायरेक्शंस। तो इस तरह से हम किसी वेक्टर को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट। सर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं समझ में आया उतने अच्छे से। सिंबॉलिक मतलब यार आप इसमें समझने की क्या बात है, डोंट अंडरस्टैंड। किसी वेक्टर को क्वांटिटी को अगर शो करना है मुझे, तो उसके ऊपर एक एरो लगा,
मतलब वो क्वांटिटी अच्छा, वेक्टर है। तो ये अगर एरो उस नहीं लगाएगा तो वो वेक्टर नहीं है। उसके वैल्यू पर ये नहीं पता चलेगा कि डायरेक्शन क्या है इसमें फिर? नहीं, इससे डायरेक्शन पता नहीं चलता, बस ये पता चलेगा वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी जो हम्म, है वो वेक्टर सिर्फ जिस चीज को शो करता है कि क्वांटिटी जो है वो वेक्टर, वेक्टर का सिंबल है। भाई किसी भी चीज के ऊपर अगर मैं एरो साइन लगा दूं तो मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। इस एरो से कोई डायरेक्शन नहीं बदलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट फॉर डायरेक्शन, ये जस्ट इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्शन तो इससे बदल गई, इस डायरेक्शन में ये वेक्टर है फ्रॉम टेल टू हेड, तो ये जस्ट हमने यहाँ पे डिफाइन। इसके बाद वहाँ पे है नेक्स्ट चीज है कि हम यहाँ पे एक चीज डिफाइन करेंगे, उसको हम बोलेंगे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे बेसिकली आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। है ना, कि कोई भी दो अगर वेक्टर्स हैं तो उसके बीच में एंगल हम किस तरह से निकालेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, है ना। तो देखो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स जब हम मेजर करते हैं ना, कि दिस इज द स्मॉलर एंगल between two vectors, when either their head or tail coincide, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स when either their head or tail coincides। मतलब मुझे अगर ये निकालना है कि यहाँ पे कोई ए वेक्टर है एंड किसी स्पेस में कहीं पे कोई बी वेक्टर है ना, ए वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, बी वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ। अगर मुझे निकालना है कि ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा, तो हम दोनों की टेल को कॉन्साइड करते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर है इसको पैरेलली हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे ले आऊंगा और ऐसे ले आऊंगा ताकि दोनों की टेल कॉन्साइड करे। दोनों की टेल क्या करना है, कॉन्साइड करना। उस टाइम जो ये स्मॉलर एंगल होगा थीटा, इसी को हम बोलेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर। थीटा इज सिंपली नोन एज ए एंगल बिटवीन वेक्टर। जो थीटा होगा इसी को हम क्या बोलते हैं, कि आपका एंगल बिटवीन द वेक्टर, आइदर देयर हेड कोइंसाइड्स और टेल कोइंसाइड्स। या तो टेल कोइंसाइड कर लो या आप इस ए को शिफ्ट करके यहाँ पे ले जाओ, है ना। जैसे आप बी को लेके आए थे, आप ए को शिफ्ट करके यहाँ पे लगा दो ताकि दोनों का हेड कोइंसाइड कर ले। तो उस टाइम जो ये एंगल होता है इसी को हम बोलते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एंगल बिटवीन द वेक्टर इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन आइदर देयर हेड और टेल क्या करते हैं, यहाँ पे कोइंसाइड। उस टाइम जो ये एंगल होता है इसी को हम बोलते हैं एंगल बिटवीन। तो एक एग्जांपल दूंगा, फील करते हैं मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। दिस इज द मीनिंग ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स का ये क्या होता है, कि आपका दिस इज द मीनिंग ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। जैसे कि अगर आपसे बोला गया, इस तरह से आप देख लो कि जैसे मैंने जस्ट ऐसा बोला आपसे कि यहाँ पे कोई ट्रायंगल है, इस तरह से यहाँ पे क्या है, जैसे आपका कोई ट्रायंगल है ना, इस तरह से आपका कोई ट्रायंगल है, सपोज इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी। दिस इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना, ए बी एंड सी। दिस इज सिंपली ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी। आपको ये कहना कि फाइंड आउट एंगल बिटवीन AB vector and BC vector,
है ना। पहला तो आपको निकालना है कि एंगल बिटवीन एबी एंड बीसी वेक्टर क्या होगा, और दूसरा अगर मैं आपसे बोलूं कि एंगल बिटवीन राइट AC वेक्टर एंड CA वेक्टर, ये क्या है, आप बताओ आंसर क्या आएगा इसका। AC और BC के बीच में एंगल कितना होगा, और AC और CA के बीच में, सॉरी सर 0। सॉरी AC और CA नहीं, AC एंड CB, AB और BC के बीच में कितना होगा, 60 सर, और 60। इस हाँ ये एंगल तो 60 डिग्री होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ये भी 60 डिग्री नहीं, So 60, so 60, आप ये ध्यान रखो मैंने कुछ चेंज किया है, AB एंड AC एंड AC एंड CB, AB and AC का 60 होगा। हाँ AB एंड ABC का 60 हो जाएगा, 60 होगा सर। और दूसरा AC and CB का भी नहीं, AC and CB का डिफरेंट होगा। हाँ डिफरेंट होगा, क्या एंगल होगा वो 120 निकालना है, 120 ये होगा। क्रिटिकल पॉइंट है जो कि आपको आना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल, सर 120 होगा। हाँ 120 होगा, बिल्कुल सही, आप थोड़ा ध्यान दो, AB वेक्टर का मतलब हो जाएगा A से B की तरफ, ये कोई सॉल्व नहीं करना है हमें, बस समझना है, AB वेक्टर का मतलब हो जाएगा A से B, और AC वेक्टर का मतलब हो जाएगा A से C, तो दोनों की टेल तो ऐसे कॉन्साइड कर रही है ना, दोनों की टेल यहीं पे है, उस टाइम जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा, ASB एंड AC का टेल अगर कॉन्साइड कर रहे हैं तो एंगल 60 डिग्री, लेकिन प्रॉब्लम है AC एंड CB के बीच का, AC ये है और ये वेक्टर CB हो, है ना, तो आप देखो दोनों के टेल थोड़ी कॉन्साइड कर रहे हैं, AC का हेड यहाँ पे है और जो CB वेक्टर है इसका बेसिकली आपका टेल, वी कैन नॉट से कि ये एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर हम तब मेजर करते हैं जब दोनों की या तो हेड कॉन्साइड करें या टेल कॉन्साइड, तो इसका एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, हम करेंगे क्या कि BC को तो आप ऐसे छोड़ दो, CB को, ये आपका सर वेक्टर है, स्ट्रेट एंड AC को आगे मूव कर देंगे, है ना, ये आपका CB वेक्टर C से B की तरफ, जो AC है उसको आगे ले जाओ ऐसे, AC को हम यहाँ ले कर सकते हैं ऐसा, दिस इज योर AC वेक्टर, है ना, कि भाई ये CB वेक्टर हो गया, ये AC हो गया, इसको शिफ्ट करके यहाँ ले आए, और जब हम यहाँ पे ले गए तो दोनों की टेल कॉन्साइड कर देंगे, तो आप सही है, ये वाला जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे एंगल, तो आपको पता है ये वाला एंगल तो 60 होता है, ये एंगल कितना हो जाएगा 120, ध्यान रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, AB और AC के बीच का एंगल 60 डिग्री, लेकिन AC और CB के बीच का एंगल ये वाला नहीं होगा, बल्कि ये उल्टा वाला, ये वाला एंगल, है ना, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इसलिए आपको 1, तो वेक्टर के बीच में हम एंगल जब मेजर करते हैं तो दोनों की या तो टेल कॉन्साइड करते हैं या क्या कॉन्साइड करेंगे उसकी आपको, अगर नहीं कर रहे हैं तो शिफ्ट करके करवाना होगा, तो इस तरह से कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल। सर मुझे क्वेश्चन आया, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर थी उसमें आपने एक तो मैग्नीट्यूड डिफाइन कर दिया और एक वेक्टर की डायरेक्शन, फिर सर वो कहाँ गए यूनिट, यूनिट तो रहता है, यूनिट रहेगा उसको, भाई यूनिट तो फिजिकल क्वांटिटी में होगा ही ना, वो लिखते नहीं है लेकिन यूनिट होता है उसको, जैसे फोर्स है तो न्यूटन हो जाएगा, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ यूनिट तो होगा ही, लेकिन अभी हम तो एक जनरल मैथमेटिक्स की बात करते हैं, यूनिट नहीं लिख रहे हैं, अदरवाइज फिजिकल क्वांटिटी है तो कोई ना कोई यूनिट है, उसको बार बार हम लिखते नहीं, भाई नंबर तो होगा ही, यूनिट भी होगा ही, डायरेक्शन भी होगा, प्लस वेक्टर जब अगर उनको लिखूंगा, ठीक है, तो दिस इज नोन एज ए एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब यहाँ पे कुछ हम टर्मिनोलॉजी डिफाइन करते हैं, यू विल डिफाइन फ्यू टर्मिनोलॉजी, वे वेक्टर के बेसिक टर्म कौन से,
हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले टर्मिनोलॉजी होती है, हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं पैरेलल वेक्टर। भाई किस वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर होंगे जिनकी की डायरेक्शन सेम होंगे, है ना। कि पैरेलल वेक्टर का सिंपल सम हो जाएगा वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ऐसे कोई भी वेक्टर जिसकी डायरेक्शन सेम होती है उसको क्या होता है पैरेलल वेक्टर। लाइक यहाँ पे अगर ए कोई वेक्टर है, अगर इसी के आगे कोई दूसरा बी वेक्टर है, तो दोनों की अगर डायरेक्शन सेम है तो ये क्या हो जाएगा पैरेलल वेक्टर। सेकंड सर आ जाएगा मैग्नीट्यूड डिफरेंट, सर मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है। मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट, बस डायरेक्शन सेम है। दूसरा हो जाएगा एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, जो एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं कि वेक्टर हैविंग द अपोजिट डायरेक्शन, हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कोई भी वेक्टर जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका एंटी पैरेलल वेक्टर। सिंपल सा मैंने बोला ऐसा कि यहाँ पे आपका कोई ए वेक्टर है और एक कोई दूसरा आपका बी वेक्टर, तो इस तरह के वेक्टर को हम एंटी पैरेलल बोलते हैं। एक राइटवर्ड है तो एक लेफ्टवर्ड, तो दिस इज नोन एज एंटी पैरेलल। थर्ड आ जाएगा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर में तीन चीजें आ जाती हैं कि वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, having same direction and magnitude, direction and magnitude। ऐसी कोई वेक्टर जिसकी डायरेक्शन सेम होती है और मैग्नीट्यूड भी सेम होता है एंड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, एंड रिप्रेजेंट सेम क्वांटिटी, तो उसको हम इक्वल वेक्टर। ऐसे कोई भी दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो तो वो इक्वल वेक्टर होता है। लाइक मैंने बोला कि अगर ए वेक्टर है, जितना ए का मैग्नीट्यूड है उतना ही बी का मैग्नीट्यूड, दोनों की लेंथ सेम और दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ए फोर्स को कर रहा है तो बी भी फोर्स को होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल, ए इक्वल टू बी वेक्टर, है ना। दोनों का सेम क्वांटिटी है तो दोनों क्या हो जाएगा, जैसे कि आपकी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका बी। ऐसे आपका जाएगा इक्वल वेक्टर के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। हम यहाँ पे इस तरह से डिफाइन करते हैं, डिफाइन द फोर्थ में we define negative of a negative of a vector। भाई कोई वेक्टर उसका नेगेटिव का मतलब क्या है? वही चीज है कि वेक्टर हैविंग द अपोजिट डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर अगर ऐसे हैं कि वेक्टर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ, है ना। ये अपोजिट डायरेक्शन होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे आपका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। लाइक अगर हमने यहाँ पे ऐसा बोला आपसे ये कोई ए वेक्टर है ना, और ये आपके अगर कोई बी वेक्टर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। एक का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, बी के, है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो जस्ट हम बोलेंगे ए का नेगेटिव वेक्टर बी, मतलब हम जब ए वेक्टर लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, तो इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर। कोई बात है, एंटी पैरेलल वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड इज नेगेटिव वेक्टर, है ना। और पैरेलल वेक्टर क्वांटिटी के होंगे, हां सेम क्वांटिटी, क्वांटिटी, सेम मैग्नीट्यूड एंड रिप्रेजेंट सेम क्वांटिटी, इसमें भी सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी। दोनों वेक्टर अगर फोर्स है तो फोर्स ही होनी चाहिए, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी और फोर्स इक्वल नहीं हो पाएंगे ना, तो डायमेंशन में भी आएगा। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस। कोई बात है कि पैरेलल वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड इज इक्वल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड इज नोन एज द नेगेटिव वेक्टर। ऐसे हम एक चीज डिफाइन करते हैं फिफ्थ यहाँ पे, उसको बोलते हैं जी।
आप बताओ। सर जो जो आपने सर माइनस बी वेक्टर लिखा है सर, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो पॉजिटिव ही होगा ना? वो पॉजिटिव ही होगा, इसलिए तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वली है, जब भी ओके सर। नेगेटिव की मैग्नीट्यूड लेंगे तो पॉजिटिव। इसके बाद हम आते हैं जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर को समटाइम्स वी कॉल एज ए नल। जीरो वेक्टर एंड नल वेक्टर क्या होता है, जैसे कि आपका सेम चीज। जीरो वेक्टर एंड नल वेक्टर क्या होता है, जैसे कि आपका सेम। जीरो वेक्टर एंड नल वेक्टर होता है आपका वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड, है ना, एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। है ना, ये ऐसा वेक्टर जिसके की मैग्नीट्यूड जीरो होता है, तो इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है, उसको बता नहीं सकते क्या डायरेक्शन। तो उसी को हम बोलते हैं जीरो एंड नल वेक्टर। ये जीरो एंड नल वेक्टर हम इसलिए यूज करते हैं, जैसे अभी आपने बोला ना, ये ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। तो अगर मैं बी को इधर ले जाऊं, तो मैं यहां से लिखूंगा ना ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, है ना। प्रॉब्लम ये है कि ये अगर वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो उसका सम भी वेक्टर होगा, तो जीरो भी एक वेक्टर है ना, तो उसके ऊपर हम एरो साइन लगाएंगे। जीरो भी क्या है, वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड जरूर जीरो है, और डायरेक्शन क्या होती है, कोई डिफाइन नहीं है, अब इसका डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं करते। इसलिए हम करते हैं कि वेक्टर से अगर वेक्टर ऐड हुआ है, तो रिजल्टेंट क्वांटिटी स्केलर नहीं होगी, बल्कि वो भी क्या होगी, वेक्टर। तो इसलिए हम यहाँ पे जीरो वेक्टर का कंसेप्ट। ये कुछ वेक्टर की बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जो कि आपको जानना है ना, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ। सर अगर पहले वेक्टर एक दूसरे पे कोइंसाइड कर दे, हाँ, ये कॉन्सेंट करना तो क्या पता, तो उसको कोलिनियर बोल देते हैं, एक ही लाइन के अराउंड। सर माइनस बी को हम बी लेंगे ना? माइनस बी को मैग्नीट्यूड बी होगा उसका, माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बी होगा। मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ए इक्वल टू जैसे सर माइनस अगर बी, ये हम बस ये आपकी मैग्नीट्यूड बेसिक टर्म। सर, अगर सर डायरेक्शन अपोजिट है तो एक का मैग्नीट्यूड नेगेटिव और एक का पॉजिटिव लेते हैं ना, जिससे वो कैंसिल आउट हो सके। हाँ, मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से क्या मतलब, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो डिफरेंट चीजें हैं। जैसे सर 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है नॉर्थ डायरेक्शन में और 10 की लग रही है साउथ में, तो सर जो हाँ, साउथ में लग रही है उसकी मैग्नीट्यूड को माइनस में लेंगे तभी तो कैंसिल नहीं आउट नहीं होकर लिखेंगे, जीरो। नहीं लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड तो 10 फिर ही सर होगा, तो डायरेक्शन फिर जो होगी तो वो डाउनवर्ड, माइनस नहीं अगर लिखेंगे सर हम उसमें। हमसे कोई पूछे कि एक ऑब्जेक्ट पे हम दोनों साइड से फोर्स लगा रहे हैं तो उस पर नेट फोर्स तो जीरो लग रही है, तो वो हम ऐसे ही हाँ, तो जीरो लिखा लग सकते हैं कि जाएगी 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन। बेटा, ऐसा 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन ही लिखेंगे ना, हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ऐसा, इस तरह से। अगर आपने इस तरह से कोई नॉर्थ डायरेक्शन है और एक साउथ में लग रहा है, एक वेक्टर आपका नॉर्थ की तरफ होगा, ये 10 न्यूटन, और एक वेक्टर आपका साउथ की तरफ होगा, अभी आप पढ़ोगे इस चीज को, ये भी 10 न्यूटन है ना। तो जब मैं ए वेक्टर लिखूंगा इसे, सपोज ये 10 न्यूटन आपका ए वेक्टर है, मैं लिखूंगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 10 न्यूटन है ना। अब इस बी वेक्टर को अगर मैं माइनस बी वेक्टर लिख रहा हूँ, तो माइनस बी वेक्टर का भी जो मैग्नीट्यूड है वो आपका 10 न्यूटन है, समझे। मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव कभी होती नहीं, एक को मैंने ए वेक्टर लिया तो पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव ही आ गया। ये डाउनवर्ड है, माइनस होना चाहिए, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड तो 10 न्यूटन ही है। हाँ, जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, फिर मॉड का साइन ही लगाएंगे, इक्वल टू ये जीरो है। हाँ, ये दोनों का अगर 10 10 ही है तो माइनस दोनों का भी क्या हो जाएगा, सकते आप वो भी पढ़ोगे आप, वेट करो, वेट फॉर सम टाइम्स विल अंडरस्टैंड, ठीक है। इस चीज की हम बात करें, तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, डायरेक्शंस हम लेंगे वो नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे माइनस बी का मतलब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का 10 न्यूटन है, मैग्नीट्यूड में कभी कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। तो इस तरह से हमने क्या किया, आपको डिफाइन
क्या करें, इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया। इसके बाद आते हैं, अभी आप समझ जाओगे कि किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने कुछ वेक्टर की टर्मिनोलॉजी डिफाइन की। एक और वेक्टर की टर्मिनोलॉजी होती है उसको हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। we define कोप्लेनर वेक्टर, है ना, वेक्टर लाइन सेम प्लेन, वेक्टर्स लाइन सेम प्लेन, कैसे कोई सारे वेक्टर जिसकी की प्लेन सेम होती है उसको हम क्या बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर, है ना। तो दो वेक्टर तो हमेशा ही कोप्लेनर होंगे, जैसे एक वेक्टर इस बोर्ड के प्लेन में है, दूसरा वेक्टर भी इसी प्लेन में है, तो दोनों कोप्लेनर हो जाएंगे। तो दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होंगे। हाँ, तीसरा वेक्टर हो सकता है कि इस तरफ हो, जेड एक्सिस के लंब, तो उसका प्लेन अलग हो गया। तो दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं, अदरवाइज सेम प्लेन के वेक्टर को हम क्या बता सकते हैं, आपका कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, तुम्हें डिफाइन, ये आपने इस तरह से कुछ टर्मिनोलॉजी आपने डिफाइन। इसके बाद हम आ जाते हैं, देखो वेक्टर में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है सबसे पहले वो ये होता है कि हाउ टू रिजॉल्व वेक्टर, कि वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं, है ना। तो क्योंकि अगला जो चैप्टर काइनेमेटिक्स आ रहा है ना, जैसे 1D में तो यूज नहीं हो रहा है, वो 2D में यूज होता है। तो हम यहाँ पे एक वर्ड यूज होते हैं रिजॉल्विंग ऑफ ए वेक्टर। सर ये कोप्लेनर वेक्टर्स बता दीजिए, मेरा कनेक्शन कट गया था। बेटा वेक्टर हैविंग द सेम प्लेन, कैसे कोई वेक्टर जिसका कि प्लेन सेम होता है उसको हम कोप्लेनर बोलते हैं, कि सेम प्लेन में जो लाई करते हैं वेक्टर, वी कॉल इट कोप्लेनर वेक्टर। इसका मतलब है रिजॉल्विंग ऑफ ए वेक्टर। देखो रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर on an axis, right, is known as its component. The projection of a vector on an axis is known as its component, and process to find component of a vector. To find component of a vector is called resolve. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई किसी वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन एन एक्सिस इज नोन एज इट्स कंपोनेंट, एंड प्रोसेस टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड एज रिजॉल्विंग। रिजॉल्विंग का मतलब ये हो जाएगा, जैसे आपने कोई एक्सिस ले लिया, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे कोई वेक्टर है सर, कोई वेक्टर ए है ना। इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो जस्ट हम ए ले लेते हैं, है ना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ ए होगा, मान लो फोर्स 10 न्यूटन है, 10 इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन लेने का मतलब ये होता है, यहां से हमें किस तरह से लाइन लेंगे, इसी को हम प्रोजेक्शन लेना बोलते हैं। कि एक्स एक्सिस पे इस तरह से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो एक नया वेक्टर आ गया, ये वाला, है ना। कि भाई इस वेक्टर का प्रोजेक्शन है या शैडो है, शैडो या प्रोजेक्शन सेम चीज होती है। तो इसका प्रोजेक्शन हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, तो यहाँ पे एक वेक्टर आ गया, इसी वेक्टर को हम बोलते हैं ए एक्स, है ना। ए एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, है ना। इसी को हम कंपोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ए एक्स जो हो जाएगा, दिस इज नोन एज ए एक्स कंपोनेंट, कि इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ऐसे में प्रोजेक्शन यहाँ पे ले लूं वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे एक नया वेक्टर आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं ए वाई। तो ए वाई जो होगा ये वाई कंपोनेंट, ए एक्स वेक्टर एक्स कंपोनेंट, और ये जो होगा ये क्या हो जाएगा सबसे आपका वाई कंपोनेंट। तो वेक्टर की एक खास बात है, चाहे वो फोर्स हो, वेलोसिटी हो, एक्सलेशन हो, उसको हम कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। इसका एक्स कंपोनेंट एक्स हो गया, वाई कंपोनेंट क्या हो गया सकती है आपका ए वाई। और वेक्टर में कुछ भी अगर होगा, ये एंगल दिया है ना, किस केस में क्या दिया होगा जैसे कि आपको ये एंगल गिवन है ना। तो अगर मुझे निकालना है कि इसकी लेंथ ए है,
मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ होता है। तो इसके एक्स कंपोनेंट की लेंथ कितना, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसके वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकाल लूंगा। यहाँ पे इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, वी कैन सिंपली राइट, इस पूरे ट्राइंगल में हम यहाँ पे अगर देखें तो हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं इस ट्राइंगल में। सर उसके लिए हमें simple थीटा से पता ऐसे होना बोलते हैं। चाहिए, हाँ हाँ, उसके थीटा लिए हमें पता थीटा थीटा पता होना चाहिए, थीटा गिवन होगा कि थीटा के बिना हम कंपोनेंट नहीं निकालते। तो सिंपल से आपको पता है कि एक सिंपल से अगर मैं ट्राइंगल बना लूं ऐसे, ये तो मैंने बोला है कि इस एक्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, ए वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वाई है और इसका मैग्नीट्यूड ए एक्स। अब देखो मैंने वेक्टर साइन हटा दिया, वेक्टर साइन हटा दिया मतलब सिर्फ आपको इसकी लेंथ की बात कर दी है ना, सिर्फ इसकी बात करनी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। वही मैंने बोला है यहाँ पे तो सारी चीजें वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। ए वेक्टर का कंपोनेंट ए एक्स वेक्टर, इसकी डायरेक्शन राइट पर, ए वेक्टर का कंपोनेंट ए वाई, इसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस के नाम। लेकिन यहाँ पे जस्ट मैंने ट्राइंगल जो बनाया तो सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड को रिलेट कर, एकदम आसान है कि अगर ये एंगल थीटा है, आसान है, तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा लिखूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ये हो जाएगा। यहाँ से ए वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी ए साइन थीटा। अगर मैं इस ट्राइंगल में cos थीटा लिखूं तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी ए एक्स बाई ए बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी a cos थीटा। जस्ट हम बोलेंगे कि इस a वेक्टर का जो x कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो a cos थीटा, जहां से एंगल बनता है वहां पे cos आता है। और इस a वेक्टर का जो y कंपोनेंट है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सबसे आपके a sin। और ऐसा रखना कि जहां से भी कोई वेक्टर एंगल बनता है वहां पे उसका cos कंपोनेंट है a cos थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आ जाएगा सर आपका sin कंपोनेंट। तो हम इस वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। ये वेक्टर की खास बात होती है, लाइक फोर्स के एक्स वाई कंपोनेंट हो सकते हैं, एक्सलेशन के, वेलोसिटी के, सबके हो सकते हैं, लेकिन हम मास का एक्स वाई कंपोनेंट नहीं हो सकता। यहाँ नहीं हो सकता टेम्परेचर का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, क्योंकि वो स्केलर। सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, बाद में इसका हम रिजल्टेंट में निकाल सकते हैं। सर ये कंपोनेंट भी खुद भी तो एक वेक्टर ही है ना, कंपोनेंट, कंपोनेंट हाँ भी तो एक कंपोनेंट भी एक वेक्टर ही। इस वेक्टर का कंपोनेंट ax वेक्टर ही, मैंने यहाँ पे वेक्टर सही लगाया, लेकिन यहाँ पे हम वेक्टर डायरेक्शन नहीं निकाल रहे, बल्कि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल, तो इसलिए मैंने वेक्टर साइन हटा। इस ट्रायंगल में जब लगाएंगे ना तो यहाँ से सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग, है ना, एरो के साथ होगा, ये मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन वाई एक्सिस। अब जैसे आपने ये ले लिया, इसी को आप स्क्वायर ऐड कर दो। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूं, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, वो पाइथागोरस ही हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो वेक्टर का अगर वेक्टर आपको दिया है तो हम यहाँ से उसको कंपोनेंट में निकाल सकते हैं, और अगर कंपोनेंट दिया है तो इससे हम उस वेक्टर को भी निकाल सकते हैं। अगर मुझे एक्स कंपोनेंट पता है, वाई पता है, तो मैं इसका रिजल्टेंट ये निकाल सकता हूँ, हाँ इसका रिजल्टेंट ये क्या निकाल करता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ। तो वेक्टर से कंपोनेंट भी आ जाएगा और कंपोनेंट से वापस हम वेक्टर भी निकाल सकते हैं। सर हम सीधा पाइथागोरस थ्योरम से नहीं कर सकते थे? हाँ वो पाइथागोरस ही है, पाइथागोरस ही कोई अलग चीज थोड़ी है। मैंने चूंकि कंपोनेंट पता था इसलिए मैंने स्क्वायर कर दिया। अब पाइथागोरस ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, जैसे कि आपको पता है कि ये एंगल बड़ा फेमस होता है। अगर इस तरह से मैं कोई ट्रायंगल ले लूं, अगर ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये एंगल कितना होता है अगर 3 4 5 का, व्हाट इज दिस एंगल, 30 इस एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 30 हां 30 नहीं होती, 37 डिग्री, 36। अच्छा 36 पॉइंट समथिंग होता है, अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री। तो जब भी 3 4 5 का ट्रिपलेट बने तो एंगल 37 डिग्री, याद रखना बार बार। सर मेरा कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं हर 2 मिनट लीव करते जा रहा हूँ। आप ये रिकॉर्ड कर रहे हो? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग देखते हैं अभी। आप पर्सनल मैसेज करोगे तो मिलेगा।
ओके सर, क्योंकि मेरा हर 2 मिनट में कुछ समझ नहीं आया, हर 2 मिनट में मेरा किक आउट हो रहा है। ओके ओके, देख लो आप, हो ओके सकता है सर। सर टेक्निकल इसका प्रॉब्लम। अपोजिट एंगल भी 37 डिग्री होगा? अपोजिट एंगल कौन सा? नहीं, वो 53 हो जाएगा यार। अच्छा हाँ ठीक है, ये 37 है, ये वो 90 90 होगा। होगी। ये angle 53 यस ठीक है सर। है ना? तो यहाँ ये से हम 53 और 37 की वैल्यू निकाल सकते सर ये एंगल कैसे पता चलता है बिना हैं। टेबल्स को देखे? वो साइन टेबल होता है, साइन टेबल से पता चलता है। ये आपको याद रखना है, साइन टेबल से इस वैल्यूज की आती है। तो आपको ध्यान रखना है 37 3 4 5 का हो। जब भी 3 4 5 का पाइथागोरन ट्रिपलेट बने तो वो एंगल 37 डिग्री होता है। जस्ट बस मैंने 3 बता 4 दिया 5 कि इस वेक्टर से इसका कोरिलेशन है ना। बार बार ये 37 यूज होगा तो आपको आना चाहिए। तो इस तरह से किसी वेक्टर को हम क्या करते हैं, रिजॉल्व। सर इक्वेशन 1 में पुट करके निकाल सकते हैं ना? अब इस तरह समझो कि यहाँ पे मैं अगर आपसे ऐसा बोलूं कि किसी स्टोन को आपने प्रोजेक्ट किया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। यहाँ से किसी स्टोन को आपने प्रोजेक्ट किया, इसकी स्पीड 10 मीटर पर 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया, और ये एंगल मैंने लिया 37 है ना। भाई 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, और इसकी एंगल 37। और आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना, और इस वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है ना। ये भी आप एकदम ध्यान से समझना। कोई भी वेलोसिटी वेक्टर था, इस वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोजेक्शन एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, और वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एस कंपोनेंट, ये आपको हो जाएगा tan cos 37 है ना, tan cos है ना, उससे से। और अगर आपसे पूछे कि वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना होगा, ये आपको आ जाएगा tan sin। अब cos 37 और sin 37 हम जानते हैं, इस ट्रायंगल से देखें तो cos 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेनस, और sin 37 कितना हो जाएगा 3/5। यहां से आगे इस tan, अगर इसका मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का वेलोसिटी का, तो उसके x कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा है ना, ये आपका हो जाएगा 10 × 4 मतलब 8 मीटर पर, और इसके जो y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होगा ये आपका हो जाएगा 10 × 3। तो इस तरह से हम सर कंपोनेंट का स्पीड करते हैं। v की वैल्यू 10 कैसे आई? अच्छा 10 नहीं दिया हुआ सर, था, हाँ 10 दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 10 मीटर पर सेकंड से हमने प्रोजेक्ट किया, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है तो स्पीड होती है, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही क्या हो जाएगा, स्पीड होती है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 इज गिवन, एंगल इज आल्सो गिवन, x कंपोनेंट 10 cos 37, y कंपोनेंट 10 sin। पहले पुट किया 8 सर सर जो आपने वो पाइथागोरन ट्रिपलेट लिखा है 3 4 5 और उसका एंगल 37 और ऊपर 53, तो सर इसको हम वो कर सकते हैं इंटरचेंज की, ऊपर 37 नीचे 53? नहीं नहीं, ऐसे ही करना, ऐसा नहीं कर ओके सकते, सर। जैसा दिया हुआ ऐसे ही होगा। sin 37 और 90 माइनस थीटा वाली प्रॉपर्टी लगा लो ना, इन में तो पढ़ा हुआ है यार आपने। 37 पता है तो 53 अपने आप आ जाएगा, 90 माइनस यस सर। जैसा है वैसे ही। और 4 और 3 को इंटरचेंज करना पड़ेगा। अगर ये 3 और 5 है तो ये 37, ये 53, ऐसे नहीं कर सकते कि ये 53 और 37, उल्टा हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम कंपोनेंट परपेंडिकुलर 4 ले ले और बेस में 3 ले ले तब तो हो सकता है। हाँ, और फिर तो साइड ही चेंज कर देंगे ना, तब हो सकता है। 3 और 4 को इंटरचेंज कर दो तो हो सकता है। इस 3 को यहाँ ले आओ और 4 को यहाँ ले जाओ, तो ये 53 रेडियस जैसा लिखा हुआ है वैसा अगर लिखें तो ऐसे ही। तो इस तरह से किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं, उसी को हम बोलते हैं रिजॉल्विंग आनी चाहिए, है ना। यू मस्ट नो हाउ टू रिजॉल्व।
कि किस तरह से हम इसको रिजोल्व, ये आपका रिजोल्विंग है ना। ये रिजोल्विंग हो गई। तो वेक्टर को रिजोल्व करने आपको आना चाहिए। वेक्टर को रिजोल्व करने के बाद एक वर्ड हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। वी कॉल एज ए यूनिट वेक्टर। तो आप जानना यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका, कि यूनिट वेक्टर को आप जब आप डिफाइन करोगे ना, तो यूनिट वेक्टर इज अ डायमेंशनलेस वेक्टर, is a dimensionless vector of magnitude 1. Magnitude 1. Its only purpose to represent direction. Represent direction. और सर null वेक्टर क्या करता है? Okay? null वेक्टर नल वेक्टर तो जीरो वेक्टर होता है, उसका कोई सिग्निफिकेंस। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, इसका 1 होता है, दोनों फर्क है। यूनिट वेक्टर इज अ डायमेंशनलेस वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1. Its only purpose to represent direction. नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, डायरेक्शन उसकी आर्बिट्ररी होती है, इसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड 0 नहीं 1 होता है, उसको हम क्या होते हैं यूनिट वेक्टर। जैसे कोई भी वेक्टर, अगर जैसे मैंने यहाँ पे कोई वेक्टर शो किया, ये कोई ए वेक्टर है ना, तो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आपको नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 5 कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। इसका मैग्नीट्यूड हो सकता है कोई 5 यूनिट हो, हम नहीं जानते। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये यूनिट वेक्टर है, तो जब भी हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे ना, तो यूनिट वेक्टर को लिखने का सिंबल अलग होता है। यूनिट वेक्टर लिखने के लिए हम इसके ऊपर कैप लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ए कैप। एरो लगाते हैं तो वेक्टर है, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो उसके ऊपर कैप लगाएंगे। तो अगर ये यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमेशा 1 है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 5 100 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1। और डायरेक्शन उसकी वही होती है जो उस वेक्टर की हो। जैसे ए वेक्टर है ना, इसका यूनिट वेक्टर अगर ए कैप है, तो ए के अलोंग ही इसकी डायरेक्शन, ठीक है। बस फर्क ये होगा कि इसकी लेंथ 4 5 कुछ भी हो सकती है, इसकी लेंथ सिर्फ 1। अगर यूनिट वेक्टर है तो उसकी लेंथ क्या होगी, 1, है ना। अब हम वेक्टर से यूनिट वेक्टर निकालें कैसे? अगर आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसके यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है? एकदम सिंपल सा तरीका है कि भाई अगर मुझे वेक्टर से यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए कैप की वैल्यू हो जाएगी यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो कभी भी किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर तो बच जाएगा। भाई किसी वेक्टर में, अगर ना वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जब मैं मैग्नीट्यूड लूंगा, इस तरह से लिखूंगा, तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना। तो अगर मैं ए को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा ना, सिर्फ डायरेक्शन तो बच जाएगी। तो किसी वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो जो टर्म आता है उसी को हम क्या होता है, सिर्फ आपके यूनिट वेक्टर। तो ये आपके यूनिट वेक्टर निकालने का है ना। फिर रखना, दिस इज नोन एज ए यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1। सर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में क्या बताया था आपने? जो वेक्टर की डायरेक्शन थे वही यूनिट वेक्टर की होती है। अगर वो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, तो ए के अलोंग ही उसकी डायरेक्शन है ना। जिस डायरेक्शन में ए होगा उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। बस फर्क ये है कि ए का मैग्नीट्यूड तो 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। इसका सिर्फ ये पर्पस होता है डायरेक्शन। और डायमेंशनलेस इसलिए होगा क्योंकि दो सेम चीज का रेशियो है ना। तो अगर ए फोर्स है तो नीचे भी तो फोर्स ही आएगा, तो फोर्स फोर्स कैंसिल होगा, तो ये डायमेंशनलेस वेक्टर। ये क्या होता है इसलिए आपका डायमेंशनलेस। किस तरह समझ सर जो 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर है उसमें सिर्फ एक यूनिट वेक्टर है, फिर और पांच होंगे टोटल?
कौन से? जो आपने सर ग्राफ में ए मैग्नीट्यूड का वो वेक्टर बनाया, इसकी लेंथ 5 है। हाँ 5 है। तो सर जो उसमें यूनिट वेक्टर होगा तो उसमें सिर्फ उसके अलोंग सिर्फ एक ही होगा या फिर और भी होंगे? एक ही होगा। 5 में 5 पे ये तो इसकी लेंथ 5 है, डायरेक्शन तो एक ही होगी ना। तो इसकी लेंथ 5 होती है। इसके मैंने बोला फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर 5 न्यूटन हो सकता है ना। लेकिन जब हम फोर्स का यूनिट वेक्टर लिखेंगे ये तो 1 ही आ जाएगा ना, एक ही डायरेक्शन। ये तो उसके मैग्नीट्यूड है ना, तो 5 वेक्टर थोड़ी है, इसी के अलोंग इसके डायरेक्शन। ओके सर। ये आपके यूनिट वेक्टर होते हैं। तो आप लोग का है कैसे क्वेश्चंस आते हैं? अभी आते हैं क्वेश्चंस पे कैसे पहुंच जाओगे पहले, जब पहले के आंसर मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट को समझो उसके बाद क्वेश्चंस का। अब हम यहाँ पे आते हैं कि यूनिट वेक्टर जो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है उसके अलोंग 3 यूनिट वेक्टर हम डिफाइन करते हैं। हम बोलते हैं कि आपका एक्सिस ऑफ रेफरेंस है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये आपका जेड। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लिखते हैं आई कैप, है ना। आई कैप का मतलब यूनिट वेक्टर किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लिखते हैं जे, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लिखते हैं के, है ना। 3 एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हम डिफाइन करते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, एक्स एक्सिस वाला का कौन सा लेटर है? आई कैप, आई के ऊपर कैप लगाया। अच्छा, वाई एक्सिस के अलोंग जे के ऊपर कैप लगाया। और जेड एक्सिस एक्चुअली में इस तरफ नहीं होती, ऐसी होती है प्लेन के परपेंडिकुलर, लेकिन हम बोर्ड में ऐसा शो करते हैं। एक्स एक्सिस आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप, जेड एक्सिस प्लेन से बाहर जब आएगी तो उसको हम क्या लिखते हैं के। इसका अपोजिट होगा तो माइनस आ जाएगा। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप है तो इसके अपोजिट जो होगा वो माइनस आई कैप। अगर वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? माइनस। और ये वाला माइनस के कैप हो जाएगा, है ना। अगर के कैप बाहर की तरफ आ रहा है तो माइनस के कैप क्या हो जाएगा? जैसे आपका अंदर की तरफ आ रहा है। और अगर ये सारे यूनिट वेक्टर हैं तो इन सबका मैग्नीट्यूड 1। अगर मैं इस आई कैप का मैग्नीट्यूड निकालूं ये 1, इसका सिंपल सा पर्पस होगा, आई कैप का मतलब होता है अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा और के कैप का मैग्नीट्यूड, है ना। इसका सिर्फ एक ही पर्पस है, डायरेक्शन को शो। एक तरीका है, जैसे अभी आपने पढ़ा ना, आप एकदम ध्यान देना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी आपने पढ़ा था किसी वेक्टर को हम कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और ये कोई वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट आ जाएंगे ना। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो गया? इसलिए आपका एक्स हो गया, है ना। और इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? इसलिए आपका ए वाई हो जाएगा। एक्स कंपोनेंट एक्स और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इसलिए आपका ए वाई। अब ए वेक्टर लिखने का एक तरीका है। ए वेक्टर जब हम लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन के लिए हम इसके आगे आई कैप करते हैं। आई कैप के साथ जो भी चीज आएगा उसका एक्स कंपोनेंट प्लस ये लेंथ ए वाई, वाई एक्सिस के अलोंग हम जे कैप। तो ये आपका है ना। तो ए वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, है ना। तो किसी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में स्प्लिट करके एक्स कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड के साथ में हम आई कैप लगा देंगे जो डायरेक्शन पे शो करेगा, और वाई कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड के साथ में हम क्या लगा देंगे? जे। ये आपका देख। तो इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये क्या होता है? आपका तरीका। अब अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे अगर ए एक्स की लेंथ पता है और ए वाई की लेंथ पता है तो ये कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस यूज कर लेंगे। अगर आपसे कोई पूछे अगर मुझे ए वेक्टर पता है तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए वेक्टर? ये आपका कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई। तो जब भी आपको वेक्टर इस फॉर्म में दिया हो ना, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई के साथ जो चल लगा उसको स्क्वायर करो, जे के साथ जो लगा उसको स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करके अंडर रूट टी वाली लेंथ आ जाएगी। अगर आपसे बोला गया डायरेक्शन क्या होगी, सपोज थीटा एंगल कितना होगा, यहाँ से tan थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस भी तो होता है,
परपेंडिकुलर का मतलब ए वाई, बेस का मतलब ए एक्स। यहां से हो जाएगा ए वाई बाई। ध्यान रखना कि हमेशा वेक्टर को किस तरह से हम लिखते हैं, आई कैप जे कैप के नाम से। वाई कैप के साथ जो भी चीज लगी होगी एक्स कंपोनेंट होगी, जे कैप के साथ जो भी चीज लगी होगी वाई। इसका मैग्नीट्यूड आपका ये हो जाएगा और उसका जो एंगल होगा वो परपेंडिकुलर बाई क्या हो जाएगा सर, आपका बेस। ए वाई बाई क्या हो जाएगा सर, आपका ये वेक्टर को लिखने का ही क्या है सर, आपका मेथड। तब आपकी वो चीज क्लियर हो गई, वो नॉर्थ साउथ वाली है ना। वैसे हम उसको नहीं बोल सकते हैं। अब देखो अब क्लियर हो गई आपकी, जैसे आपने बोला था शुरू में वैसे, है ना, इसलिए मैंने बोला थोड़ी देर वेट करो। जैसे आपने बोला था कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ एक वेक्टर है 10 न्यूटन और एक साउथ डायरेक्शन ये भी 10 न्यूटन, तो दोनों का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। लेकिन जब हम दोनों को ऐड करेंगे 10 के आगे हम लगा देंगे जी, क्योंकि वाई एक्सिस के अलावा, प्लस इस 10 डाउनवर्ड जो है इसके आगे लगा देंगे 10 माइनस, है ना। एक की डायरेक्शन तो जे कैप के अलावा है, दूसरी डायरेक्शन क्या है माइनस जे कैप के, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि जब वेक्टर के साथ लिखेंगे तो एक 10 जी होगा तो दूसरा माइनस 10 जी होगा, और दोनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 10। तो हमेशा आई कैप जे कैप के टर्म्स में क्या करते हैं, तो इससे हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन। तो ये एक तरीका होता है। 10 जे लिखेंगे 10 जे कैप लिखेंगे, 10 जे कैप ठीक है, कैप हो जाएगी, है ना। तो 10 जे कैप प्लस माइनस 10 जे कैप, दोनों का सम जीरो हो जाएगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो 10 10 ही हो। जे कैप एंड माइनस जे कैप डायरेक्शन की वजह से आया है ना। तो कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। पहले मैं इसको एक चीज और भी बता दूं, है ना, कि इसी को और इलेबोरेट कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर मैं मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल्स पे आता हूं। then I will come to that. Next one. अब यही सब चीजें पढ़ा होगा तभी तो आएगा यार, अगर आप नहीं पढ़ा हुआ है तो हम नहीं कर सकते ना, है ना। कि अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप उस चीज को नहीं कर सकते। आपको वो 10th का थोड़ी चल रहा है सिलेबस, कि नहीं भी पढ़ा हुआ तो क्या हो गया, हमें तो थोड़ा बहुत चीजें आती है, आप कुछ नहीं आएंगे। नहीं पढ़ा है फिर तो जीरो है। तो भी जैसे आपने कैलकुलस अगर नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा, वेक्टर नहीं पढ़ा मतलब नहीं आता, यहाँ कुछ थोड़ा आने वाला काम खत्म हो, थोड़ा बहुत तो मजा आता है। जैसे मैंने अभी तक तो वेक्टर जो प्लेन में लिया है ना, हम 3D वेक्टर भी ले सकते हैं। कि अब तक मैं आई कैप जे कैप की बात कर रहा था, यहाँ पे 3D वेक्टर भी आ सकता है। 3D वेक्टर को शो करने के लिए आप ध्यान रखना, सिंपल हम यहाँ पे कोई क्यूबॉइड बना लेते हैं। 3D वेक्टर के लिए हम क्या बना लेंगे, यहाँ पे क्यूबॉइड, इस तरह से क्यूब नहीं क्यूबॉइड बना, अलग अलग साइड है। यस, अब एकदम ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ। ये ऑरिजिन है, दिस इज एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। तो कोई वेक्टर अगर होगा ना इस तरह से, ए वेक्टर, इस वेक्टर को हम बोल रहे हैं ए वेक्टर को, ओ से उस पॉइंट, तो इसके भी 3 कंपोनेंट होते हैं। ये वाला कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है ये ए एक्स होता है, जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ए वाई, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ए जेड। भाई इस तरह से अगर कोई डायगोनल है रूम में तो इसके भी 3 प्रोजेक्शन होंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। तो जब मैं इस वेक्टर को लिखूंगा कंपोनेंट के फॉर्म में, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ए एक्स के साथ आई कैप, ए वाई के साथ जे कैप एंड ए जेड के साथ, है ना। और जैसे इसमें आपने निकाला था इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो स्क्वायर करके अंडर रूट यहाँ भी वैसे ही कर दी। अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो ए की वैल्यू जो होगी वो आपकी होगी अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड। अगर ये 1 1 1 होता तो रूट 3 तो होता है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 3 हो जाता है।
है ना, वो हम जानते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, तीनों को स्क्वायर करके एंड। अब इससे मेन चीज आती है डायरेक्शन। यहाँ तो डायरेक्शन एकदम आसान थी। इस चीज को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और जब भी हम इस तरह से थीटा एंगल निकालेंगे तो इसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन। तो यहाँ तो डायरेक्शन निकालना आसान था, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस ay बाय ax हो गया। इसमें हम डायरेक्शन कैसे निकालें, तो इसमें डायरेक्शन के लिए हम ध्यान रखना कि यहाँ पे हम डायरेक्शन निकालते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ पे जो हम डायरेक्शन निकालते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ए वेक्टर x से कुछ अल्फा एंगल बना, ए वेक्टर z से कुछ एंगल बना रहा है बीटा y एक्सिस, और ए वेक्टर z एक्सिस से एंगल बना रहा है गामा। एक्सिस का एंगल अल्फा है, y एक्सिस से इसका एंगल कितना है बीटा, और z एक्सिस से इसका एंगल कितना है इसकी आपका गामा। तो हम यहाँ पे ध्यान रखना डायरेक्शन कोसाइन लिख सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब है कि आप यहाँ पे cos अल्फा लिख सकते हैं। cos अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस प्लस के ax है, हाइपोटेनस के हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे ax डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x एक्सिस से अगर एंगल बनाना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर y एक्सिस से एंगल लूंगा तो फिर ay बेस हो जाएगा, यहाँ से cos बीटा हो जाएगा ay डिवाइड बाई ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ऐसी cos गामा भी हो जाएगा। cos अल्फा हो गया, cos बीटा हो गया, cos गामा है ना। जैसे को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, है ना। तो दोनों आपको आना चाहिए। अब हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, ये सब चीजें जाननी। सर एक बार एंगल्स बता दीजिए दोबारा। कौन से वाले केस में, तो सारे एक बार सर, ये वाला 3D। कुछ नहीं होता, cos अल्फा निकालोगे ना तो cos अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस तो ये x है, हाइपोटेनस का मतलब ये लेंथ हो जाएगी ना, और ये लेंथ इसी के इक्वल होती है। जब cos बीटा लोगे आप तो बेस ay हो यस जाएगा, सर। हाइपोटेनस को सही। जब cos गामा लोगे तो बेस az हो जाएगा, हाइपोटेनस तो सब किसमें सही। जस्ट हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज किया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इससे अल्फा बीटा एंड गामा हम निकाल सकते हैं, है ना। और इन तीनों का सम 1 के इक्वल होता है। अगर डायरेक्शन को साइन को स्क्वायर करके हम ऐड कर दें, इसी को हम डायरेक्शन को साइन दें, इस सबको अगर हम ऐड कर दें cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, सबकी स्क्वायरिंग करके हम ऐड कर दें तो ये 1 के इक्वल है ना, हो जाएगा ना। ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, तो नीचे बीटा, तो सबका सम किसके इक्वल होता है 1। तो डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर करके अगर हम ऐड कर दें तो हमें से किसके इक्वल आएगा 1। ये भी एक फैक्ट है ना, अभी आप समझ जाओगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना। मैं किस चीज की बात, सर ऐड करने को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं? नहीं, ये जो cos अल्फा cos बीटा cos गामा एंगल, उसको हम डायरेक्शन कोसाइन। ओके सर। ऐसा cos जो कि डायरेक्शन को शो करे, ये चीज डायरेक्शन कोसाइन। सर ये 1 कैसे आ गया? स्क्वायर करके ऐड करो, देखो क्या आता है। आरएचएस साइड को स्क्वायर करके ऐड करो, तीनों को स्क्वायर कर दो और आरएचएस साइड को ऐड करो, 1 आना चाहिए। ऊपर नीचे अरे सेम आ जाएगा, ax प्लस ay प्लस az कैंसिल हो जाएगा। हाँ, मतलब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एजेड स्क्वायर, और नीचे अंडर रूट सबका कॉमन हो जाएगा तो हट जाएगा ना। ऊपर नीचे दोनों सेम टर्म को आ जाएंगे 1 के। डायरेक्शन को साइन के स्क्वायर का सम जो होता है हमेशा 1 के इक्वल है। तो मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसको थोड़ा सा आप अटेम्प्ट करो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी।
सर मेरे ये भी नोट्स सम पे ऑफ पढ़ने दो। हाँ बोलो। सर ये सम ऑफ स्क्वायर्स नहीं समझ में, सम ऑफ कॉस नहीं समझ में आया। अरे स्क्वायर करके ऐड कर दो तो 1 आ जाएगा यार। इसमें स्क्वायर करो ना, इसमें मतलब समझने का क्या ऐसा है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर बाई ये आ जाएगा, रूट हट जाएगा। सबको ऐड करेंगे तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर हो जाएगा और नीचे भी यही आ जाएगा। दोनों का सम ऐड करेंगे, कट कैंसिल होकर 1 आ जाएगा ना। करो तो ऐसा, तभी तो पता चलेगा। हाँ, ये वेक्टर के क्वेश्चंस हैं कुछ यहाँ पे। तो स्टार्टिंग से हम देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें। हाँ, इसको कर लो। सर ये जो गामा एंगल है हमें सर वाई एक्सिस के साइड से बनता है। वाई गामा एंगल जेड एक्सिस से। नहीं सर, मतलब जेड और वाई के बीच में बना रखा है ना आपने, तो नीचे से नहीं बन सकता वो एक्स और जेड वाले। नहीं नहीं, वो क्लॉकवाइज ही लेंगे सारे एंगल क्लॉकवाइज लेंगे, नीचे से नहीं हो। ओके सर। एंगल क्लॉकवाइज लेंगे इसमें। अभी दूसरा क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ मैं, ये सही नहीं, पता नहीं पहले के सारे स्टोर है ना, ये ठीक से गैलरी में स्टोर नहीं है। मैं फिर भी ट्राई करता हूँ, ये क्वेश्चन अगर सही आ जाए। वेक्टर, हाँ इससे काफी क्लैरिटी होगी आपको। ये जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। कौन से ऑप्शन सही होंगे? The magnitude of this vector is half of the magnitude of this. Then find out the value of the x.
सर 2/3। मैसेज करो बेटा, मैसेज चैट बॉक्स से मैसेज करो मुझे आप, बोलो मत। सर ये हाँ क्वाड्रेटिक, सर ये हाँ क्वाड्रेटिक में आ रहा है क्या? वो क्वाड्रेटिक में आ क्वाड्रेटिक सकता है। नहीं, वो क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व हो रहा। हाँ सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक यार, क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मॉडल से भी थोड़ा सा पढ़ना आप। हाँ पता नहीं सबका अलग आंसर आ रहा, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखो, कहीं कोई नेगेटिव आंसर तो नहीं आ रहा। मेरे आंसर से आपका मैच नहीं कर रहा किसी का भी आंसर अभी तक, एक आंसर बस मैच किया है, अर्नव का आंसर मैच कर रहा है। हाँ उजैफ आपका भी आंसर सही है, लेकिन दो आंसर भी हो सकते हैं इसके। अनीश योर आंसर इज करेक्ट, इसके दो आंसर भी हो सकते हैं। मोर देन वन में भी करेक्ट। मे बी मोर देन वन इज करेक्ट। हाँ सही है। हाँ उससे और भी ज्यादा और भी आंसर्स हैं, टू आंसर्स आर करेक्ट। हाँ सही है, जैफ योर आंसर इज करेक्ट, इसका टू भी आंसर सही हो, 2n - 2/3, ए एंड डी ऑप्शन बोथ आर करेक्ट, ए भी सही होगा और डी भी सही होगा। इसमें दो आंसर आएंगे ना, एक्स की दो वैल्यू पे ऐसा हो सकता है, तो एक -2/3 भी सही हो जाएगा और डी ऑप्शन टू भी सही होगा। क्वाड्रेटिक में दो आंसर आ सकते हैं, जस्ट आई विल एक्सप्लेन, है ना, आप कैलकुलेशन करना खुद से, मैं कैलकुलेशन कभी नहीं करता हूँ। देखो इसमें बोला हुआ है कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के हाफ। देखो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे पहले हम, मैग्नीट्यूड लिखने का मतलब होता है आई कैप एक्स जे कैप प्लस 3k, इसके दोनों तरफ ऐसे बाहर लगा, इसका मैग्नीट्यूड हाफ है, इसके मैग्नीट्यूड इसके आगे बाहर लगा देते हैं, 4i कैप प्लस 4x - 2 जे कैप प्लस 2k, ये ऐसा कर दिया। पहले लिख दिया कंडीशन क्या है, इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के हाफ। अब मैग्नीट्यूड निकालते जाते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा आप ऐसे लिखोगे, आई के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, है ना, सबके ऑप्शन का स्क्वायर करके अंडर रूट लेंगे, हाफ अंडर रूट, आई के आगे 4 है तो 4 का स्क्वायर, जे के आगे है 4x - 2 और के आगे 2, तो इस तरह से मैग्नीट्यूड निकालो। क्या गया, इसके बाद आपको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, यहाँ तो आ जाएगा बेसिकली आपका x² + 10, है ना,
इक्वल टू हो जाएगा 1/4 और ये भी कुछ आ जाएगा, है ना। ये वाला जो टर्म आ जाएगा वो हो जाएगा 16 + 4 20 + 4x - 2 का होल स्क्वायर। इसको भी बाद में ओपन कर देंगे, है ना। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी और x की दो वैल्यू हो जाएगी, एक -2/3 आ जाएगा और एक ये इसका आंसर है ना। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये आपका इसका आंसर है, ये हम निकालेंगे ऐसे। ठीक है, ये आपका आंसर है। है ना। तो ये आपका आ जाएगा -2/3 एंड 2 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड निकालते हैं। एक थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन देता हूँ सो दैट आपका ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। एक सिंपल सा यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मेरे पास सेव नहीं है क्वेश्चन, जस्ट आई विल राइट इट हियर कि कोई वेक्टर यहाँ पे ए ऐसा दिया हुआ है, ए वेक्टर इज गिवन एज 2i कैप + 6j कैप + 3k, है ना। ये आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है, दिस इज ए वेक्टर, है ना। आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सेकंड आपसे पूछा गया है, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर ऑफ ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा। एंड थर्ड आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन ऑफ वेक्टर, 3 चीजें पूछी। तो जो हमने पढ़ा है वो यही चीज है। चेक करो कैसे लिख सकते हैं हमसे। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए कितना हो जाएगा, और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए कितना होगा। सर हमसे चैट में देना है, अभी काम हो रहा है। हाँ चैट में हमेशा चैट में आंसर दे। तो चैट में आंसर नहीं देना ना, बाकी को भी वो आंसर पता चल जाता है, तो वो अपना आंसर नहीं निकालते हैं। सर ये मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है? मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। मान लो नेगेटिव है भी तो स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा ना। हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड थोड़ी निकाला है नेगेटिव, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वेक्टर के साथ तो नेगेटिव आ सकता है। जे है तो -j तो हो ही सकता है ना। हाँ तो आप सही, आपका आंसर पहला। हाँ सही है अंकुश, आपका भी आंसर सही है। लेकिन फिर आई नहीं आएगा ना उसमें बेटा। हाँ सही, यश चौधरी आपका भी आंसर सही है। हाँ नहीं सही, आपका आंसर फर्स्ट का।
फर्स्ट का तो सबका 7 सही आ रहा है आंसर, है ना। फर्स्ट का जो आंसर 7 आप बता रहे हो सही है भाई। ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब आपको ये तो करना है, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 49 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। खाली 7 लिखना है, इसके साथ आई कैप जी कैप नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड के साथ कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना, तो सिर्फ 7 आएगा। यूनिट वेक्टर निकालो, क्या आ जाएगा इसके आगे। सर मैंने भेज दिया। अच्छा लेट मी चेक। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द ए, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। बिल्कुल सही बताया आपने, है ना, सही बताया आपने। सेकंड का सर थर्ड पार्ट का सही है? थर्ड पार्ट का भी देखता हूँ, सेकंड का कर लेते हैं पहले भाई। अभी ठीक। मैंने बोला है ए कैप की वैल्यू क्या होती है, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दो। वेक्टर तो ये है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3 कैप, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 7, ये आंसर है। डायरेक्शन को साइन का मतलब cos अल्फा cos बीटा cos गामा, तीनों निकालना है हमें। डायरेक्शन को साइन का मतलब है cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा, इसी को हम डायरेक्शन को साइन। ओके सर डायरेक्शन ऑफ कोसाइन तो 1 ही होगा, तो इसमें निकालना क्या है? ये डायरेक्शन को साइन थोड़ी 1 होता है यार, उसके स्क्वायर का सम 1 होता है। सर डायरेक्शन को मेरा साइन का मतलब, डायरेक्शन का साइन का मतलब अल्फा एंगल है, cos अल्फा की वैल्यू क्या है, cos बीटा कितना, cos गामा, इसको हम डायरेक्शन को साइन बोलते हैं ना। तो स्क्वायर करके इसका सम करेंगे तो हमेशा 1 है। हाँ सही है, सही है, सही है अनीश, सही बता रहा हूँ भाई। कॉस गामा उमा सारा आ जाएगा, तीनों आएंगे ना, तीनों आएंगे, अल्फा भी आएगा, कॉस अल्फा अलग आएगा, कॉस बीटा अलग आएगा, कॉस गामा अलग आएगा, है ना। कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। हाँ सही है, 2/7 6/7 3/7, बिल्कुल सही है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। ax बाई ए तो होता है, ax 2 है, a 7 है, कॉस अल्फा की वैल्यू 2x, कॉस बीटा ay बाई ए, कॉस बीटा 6/7, कॉस गामा ay बाई az बाई ए, मतलब वो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 7, और वो एक्स एक्सिस से जो अल्फा एंगल बना रहा होगा उसका कॉस अल्फा 2/7, उसका कॉस बीटा वाई एक्सिस से 6/7 और जेड एक्सिस से 3/7। तो इसको हम डायरेक्शन कोसाइन, ये जो एंगल्स होते हैं इसको क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा सकले आपका 1, है ना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है ना। 2/7 6/7 3/7, ये मतलब होता है इस तरह के वेक्टर को, ये सारे इसके कंपोनेंट्स, ये एक्स है, एक्स कंपोनेंट, ये वाई है, वाई कंपोनेंट, ये जेड, इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना हो, यूनिट वेक्टर इतना हो, है ना। और ये डायरेक्शन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। तो दिस थिंग इज नोन एज ए डायरेक्शन। है ना, इस तरह से। ठीक है, हाँ एक ही क्वेश्चन लिखा है।
हो ये सही नहीं, रहने दो, मत करो इसे आप, डोंट सॉल्व दिस। तो जैसे इस तरह से हमने इसको नोट कर लिया, है ना, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं इस तरह के मैथड। वैसे बहुत सिंपल चीज आती है, जैसे अगर आपसे कोई बोले ऐसे, मैं इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई भी वेक्टर अगर ये ऐसा है 4i कैप प्लस 3j, हाँ, तो अगर आपसे कोई पूछे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आपका 5 हो गया। आपसे पूछा गया इसका यूनिट वेक्टर कितना, हाँ यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, आपको हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j 5। इसका tan थीटा कितना होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37। जैसे हम ऐसे लिखते हैं सब कुछ आ जाता है। अगर ऐसा लिखा मतलब x कंपोनेंट इसका 4 है, y कंपोनेंट 3 है, मैग्नीट्यूड 5 है, और वो वेक्टर कितना एंगल बना रहा है x एक्सिस से 37, मतलब वेक्टर को हम प्लॉट कर सकते हैं, ये वेक्टर प्लस होगा, इसका एंगल जो होगा हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा 37, tan थीटा अगर 3/4 है ना, तो मतलब एंगल 37 डिग्री। यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखने से सब चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये आप इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कुछ बेसिक इसके कंसेप्ट आपको देखना। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा, है ना। जैसे आप एक कंडीशन पढ़ रहे थे ना कि कोई भी वेक्टर जो होगा वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करता है ना, तो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स क्या है वो ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं सबसे पहले वेक्टर अलजेब्रा में रूल्स फॉर वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, हम यहाँ पढ़ते हैं वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये वेक्टर के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले इसका मेथड जो हम पढ़ते हैं, वी स्टडी द ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, है ना। तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है, इसके दो रूल्स होते हैं ग्राफिकल मेथड, एक तो होता है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ, और दूसरा होता है आपका पॉलीगॉन, है ना। तो ट्रायंगल लॉ कुछ नहीं है कि भाई अगर ट्रायंगल की दो साइड्स ऐसी हैं, जैसे मैंने बोला कि एक वेक्टर आपका ये है, दिस इज ए वेक्टर, और एक वेक्टर आपका बी ऐसा है, और ग्राफिकल मेथड में हम इसको हेड टू टेल अरेंज करते हैं, हेड टू टेल, मतलब पहले की हेड से दूसरे का टेल आना चाहिए। तो अगर मुझे निकालना है कि ए और बी का सम क्या हो जाए, ए और बी को प्लस करेंगे तो क्या है, तो वो थर्ड साइड हो जाएगी, है ना, कि पहले के टेल और लास्ट के हेड को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा इन दोनों का सम, बी सी वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ये बोलता है कि ट्रायंगल की अगर दो साइड्स दो वेक्टर को ज्वाइन कर रही है, तो उसके थर्ड साइड जो होगी इन दोनों की क्या हो जाएगी, वेक्टर सम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो सी वेक्टर होगा ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सर हाँ बताओ। सर वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ी देर के लिए, अभी क्या हुआ है कैसे बताओ, हाँ जस्ट मैं वेक्टर एडिशन है सब्ट्रैक्शन का रूल पॉइंट बता रहा हूँ कि दो वेक्टर को हम ऐड कैसे करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड होता है, दो लॉ होते हैं इसमें, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन। तो ट्रायंगल लॉ ये बोलता है कि अगर ट्रायंगल की दो साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है और वो हेड टू टेल अरेंजमेंट में, मतलब पहले के हेड से अगर दूसरे का टेल ज्यादा है, तो जो थर्ड साइड होगी इन दोनों का वेक्टर सम है ना, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, सी वेक्टर। लेकिन इसको उल्टा बनाना है कि पहले के टेल को किससे ज्वाइन करना है, लास्ट के हेड।
अगर ये हेड टू टेल में है तो पहले के टेल को लास्ट के हेड से जब ज्वाइन करोगे तो वो वेक्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों का वेक्टर सम। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगल। C इज इक्वल टू जस्ट क्या हो जाएगा, A प्लस B। दिस इज नोन एज अ ट्रायंगल। ऐसी पॉलीगॉन लो आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में सोच सकते हो कि अगर कोई पर्सन यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये तो होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पॉइंट। पॉलीगॉन अगर दो से ज्यादा वेक्टर है तो अगर कोई पॉलीगॉन नंबर ऑफ वेक्टर्स से पॉलीगॉन की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे B वेक्टर, C वेक्टर एंड D वेक्टर, है ना। तो अगर ये किसी पॉलीगॉन की साइड्स, ओपन पॉलीगॉन की साइड्स को नंबर ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सारे हेड टू टेल में, तो इन सबका जो वेक्टर सम होगा वो पहले की टेल और लास्ट को हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन। ये अगर कोई ई वेक्टर है तो यहाँ भी हम ऐसा बोल सकते हैं, वेक्टर ई इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। पॉलीगॉन लॉ एंड ट्रायंगल लॉ, अगर हेड टू टेल में बहुत सारे वेक्टर हैं, पहले की टेल और लास्ट की हेड को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा ये सबका वेक्टर सम है। और वेक्टर सम को ही कई बार हम रिजल्टेंट भी बोलते हैं। अगर दो से ज्यादा वेक्टर है तो पॉलीगॉन हो जाएगा। तो पहले के टेल और लास्ट के हेड को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा इन सबका क्या हो जाएगा, वेक्टर सम। तो इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मैप। अगर आप इस तरह से करोगे तो अपने आप आ जाएगा। एक पर्सन यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ पूछा, फिर यहाँ पूछा, फिर यहाँ आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इसका ये तो होगा, है ना। तो ये तो वेक्टर एडिशन हो गया। हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करें, है ना। जैसे दो वेक्टर को आपने ऐड कर दिया, हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स। तो जस्ट हम सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज द एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ये होता है कि सब्ट्रैक्शन इज एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर, है ना। ये सब्ट्रैक्शन जो होता है एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा, सर आपका नेगेटिव वेक्टर। जैसे मैंने ए और बी को ऐड किया है, अगर ए और बी को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं ए को तो ऐसे ही करूंगा, है ना, बी को इस तरह से उल्टा कर, बी इस तरफ था उल्टा कर देंगे तो माइनस बी हो गया, है ना। हेड में आगे ये जो वेक्टर होगा ये ए माइनस बी, है ना। ये वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा कि आपका ए माइनस बी है ना। कि अगर हम बिना निगेटिव किए ऐड कर दें तो ऐड हो जाएंगे, अगर हम उल्टा करके ऐड कर देंगे तो वेक्टर दो क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए ये लॉ एप्लीकेबल होता है, बस सब्ट्रैक्शन के पहले उसको नेगेटिव बना, ये वेक्टर कौन सा हो जाएगा, ए माइनस। इन जनरल जैसे अगर दो वेक्टर ऐसे मैंने बना लिए, ये कोई वेक्टर ए है ना, यहाँ पे इस तरह से आपका दो वेक्टर आपने जस्ट आपके इस तरह से बना लिया, आपने ए एन माइनस बी हो गया ना। एक वेक्टर आपका ये है ना, और दूसरा वेक्टर बी मैंने ऐसे बना, है ना, और दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। तो जो ये वेक्टर होगा ये वाला वेक्टर ए माइनस बी, बात देखिए दो वेक्टर की टेल को आप ज्वाइन कर दो, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। एक ही चीज है दोनों, ये ज्यादा अच्छा है, नेगेटिव करके आप ऐड कर तो अपने आप क्या जाएगा कि आपका ए माइनस बी है। ये होता है बेसिकली आपका ग्राफिकल मैप, इसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका ग्राफिकल मैप। तो इसी में होता है ट्रायंगल लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ, है ना। काफी यूजफुल लॉ है, अभी आप जब पढ़ोगे ना ट्रिग्नोमेट्रिक्स तो उसकी। सर फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में क्या डिफरेंस है, जो सब्ट्रैक्शन वाले में? दोनों एक ही है, एक ही है, बस एक में मैंने क्या किया था, नेगेटिव करके ना हेड टू टेल में लेके आया, इसमें दोनों की टेल ज्वाइन कर दिया, नेगेटिव नहीं किया, है ना। टेल ज्वाइन कर दो दोनों की, सिंपल। अगर ये ए और ये बी है, ये वाला वेक्टर ए माइनस बी है, दोनों अलग अलग एक ही चीज, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। या तो नेगेटिव करके आप ऐड कर दो तो ए माइनस बी आ जाए, या अगर नेगेटिव नहीं करो तो दोनों की टेल ज्वाइन कर, ए और बी दोनों की टेल ज्वाइन कर लो, बीच वाला जो वेक्टर होता है ये ए माइनस बी वेक्टर,
लेकिन सर एडिशन में फर्स्ट टेल टू लास्ट वो होगा, लास्ट हेड है ना? हाँ, एडिशन में नहीं ऐसा करेंगे, एडिशन में वही होगा जो मैंने बताया, फर्स्ट के टेल को किससे ज्वाइन कर देंगे, लास्ट के हेड से। एडिशन में ऐसा कुछ नहीं, सब्ट्रैक्शन में ये दो तरीके होते हैं। अभी यहाँ पे आ जाते हैं इस तरह से, देखो इससे जो ग्राफिकल हम इसलिए बोल रहे हैं ना, इससे हम कुछ ग्राफ वगैरह यूज करके प्लॉट करेंगे। भाई एक्चुअली में वेक्टर को आप प्लॉट करोगे ग्राफ पे, तो ये अगर आपको पता है, ये पता है, तो अपने आप एक्सपीरियंस आ जाएगा। लेकिन एक और इसका मेथड होता है वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल मेथड, वी कॉल इट एज ए एनालिटिकल मेथड। वो आपको ज्यादा यूज करनी है, एनालिटिकल मेथड। इसी को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज सिंपली कॉल्ड एज ए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ, तो जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है वो सिंपल से ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर आपका ए है और दूसरा वेक्टर यहाँ पे बी है, अगर ये पैरेललोग्राम की दो साइड्स से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा इन दोनों का वेक्टर सम है। भाई ट्रायंगल लॉ ही, अगर पैरेललोग्राम की दो साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो बी को शिफ्ट करके हम यहाँ ले गए या ए को शिफ्ट करके हम यहाँ ले गए। अभी तो आपने पढ़ा है कि अगर ये ए वेक्टर है, इसके हेड से अगर बी की टेल लग गई, है ना, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये वेक्टर हो जाएगा, ये ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। इसे कई बार हम रिजल्टेंट वेक्टर है ना। तो पैरेललोग्राम के दो साइड से अगर दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो डायगोनल दोनों का वेक्टर सम, अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर दो साइड्स ए और बी दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो जो इसका मेजर डायगोनल होगा ये किसको शो करेगा, जैसे कि आपकी ए प्लस बी। और जो ये माइनर डायगोनल होता है ये वाला, ये ए माइनस बी है। अभी आपने पढ़ा है दो वेक्टर अगर इस तरह से ज्वाइन हो जाए ए और बी, तो ये वाला साइड जो होती है ये ए माइनस बी वेक्टर, उसी को मैंने सीधे अप्लाई कर दिया। ये वेक्टर अगर ए है और ये वेक्टर बी है और दोनों के टेल कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये वाला ए माइनस बी हो जाएगा, ये ए प्लस। तो इसी को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। ये जो मेजर डायगोनल है वो ए प्लस बी हो जाएगा, जो माइनर डायगोनल है वो क्या हो जाएगा, आपके ए माइनस। और वेक्टर के बीच में एंगल दिया होगा थीटा, है ना। तो ये लॉ जो होता है दिस इज नोन एज ए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब एक चीज आती है कि अगर आपको ए की लेंथ पता है और बी की लेंथ पता है, तो हम इस ए प्लस बी की लेंथ कैसे निकालें, या मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, या ए माइनस बी की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे, है ना। या ए प्लस बी अगर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो अल्फा एंगल कितना होगा, है ना। एक फॉर्मूला हम यहाँ पे डिराइव करते हैं, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला बनाना कि मेरा पर्पस ये है कि यहाँ पे दो वेक्टर मैंने बना लिया, अगर ये लेंथ मुझे पता है ये है, एक दूसरे लेंथ पे मुझे पता है ये बी, मुझे निकालना है ये लेंथ कितनी है, ये तो पर्पस है। और इसका लेंथ ही तो इसका मैग्नीट्यूड होता है ना। तो आपको पता है ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा और ये एंगल अल्फा। इसमें जो ध्यान रखना, थीटा कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन द ए एंड, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और अल्फा कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर, है ना। किसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट, है ना। तो आपको ए पता है बी पता है, तो आपको निकालना है इसका रिजल्टेंट की लेंथ। एकदम सिंपल सा अभी आपने रिजॉल्व करना सीखा। अभी आपने रिजल्टेंट ए प्लस बी बताया। हाँ, रिजल्टेंट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, रिजल्टेंट जो लिखा है मैंने, मतलब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ये लिखा है।
भाई ए का अभी आप मैग्नीट्यूड अगर डिराइव करना सिखाओगे? हाँ मैं बताऊँ कैसे निकालना। अगर ए का मैग्नीट्यूड मुझे पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है, तो ये रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना, मतलब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो हम एकदम सिंपल से निकाल सकते हैं, अभी आपने रिजॉल्व करना सीखा है कि अगर ये बी है तो इस बी के दो कंपोनेंट, ये जो चीज हो जाएगी आपकी हो जाएगी बी कॉस थीटा, रिजॉल्व कर दिया, और ये जो चीज हो जाएगी ये बी साइन थीटा। तो आप देखो ये ए है यहां से यहां तक, और ये बी कॉस थीटा है ना, और ये बी साइन थीटा। तो इसको अगर मैं दोबारा प्लॉट करूं तो ये पूरी लेंथ मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज द a प्लस बी कॉस थीटा, और ये जो चीज है वो क्या है आपकी बी साइन। और पाइथागोरस से हम इसको निकाल ही सकते हैं रिजल्टेंट, और यहाँ एंगल भी आ जाएगा। तो इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, ऐड करके अंडर रूट ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिजल्टेंट मींस a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा, ये रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि जो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को जब कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये रिजल्टेंट या जो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड होगा उसको हम इस फॉर्मूले से, अगर आपको a का मैग्नीट्यूड पता है, b का मैग्नीट्यूड पता है, और a और b के बीच का एंगल पता है, तो ये आ जाएगा। अब इससे हम एंगल भी निकाल सकते हैं। ये अगर अल्फा एंगल है, एंगल का मतलब होता है डायरेक्शन, तो इसका tan अल्फा निकाल सकते हैं। tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है b sin थीटा और बेस हो जाएगा a प्लस बी कॉस। तो दोनों के सम का ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड, और ये चीज हो जाएगी डायरेक्शन। ये चीज क्या हो जाएगी इसलिए आपकी, कि भाई इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर ये वेक्टर है बी वेक्टर है तो डायगोनल a प्लस बी होगा। इस a प्लस बी की लेंथ उस फॉर्मूले से आएगी। a प्लस बी ए से कुछ अल्फा एंगल बना, उसका tan अल्फा इस एंगल से, तो ये जस्ट हमने कर लिया, a प्लस बी निकाल लिया। सारा कुछ डिपेंड करेगा कि थीटा एंगल कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंगल। सर इसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला लिखा है उसमें आपने बी साइन थीटा को स्क्वायर नहीं अच्छा करा। ये स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर करना है, तभी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तभी क्या होगा इसलिए आपका 1 है। है ना, है ना, क्या करें, तो मतलब दो फॉर्मूले आपके पास आ गया। अब इसी को याद रखना है, जो भी ट्रायंगल लॉ से ही है ना। अभी मैं a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालता हूँ बताऊंगा, पहले थोड़ा सा a प्लस बी का ध्यान देखो। अभी आपने निकाल लिया कि जो रिजल्टेंट होगा या जो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड होगा इसकी वैल्यू सिंपल सी होगी,
दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos। तो सारा कुछ डिपेंड करेगा कि थीटा एंगल कितना है। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल, टू वेक्टर्स आर पैरेलल होंगे तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर 0 हो जाएगी तो जो रिजल्टेंट होगा, यहाँ cos 0 1 पुट करेंगे तो सिंपल a प्लस बी के, और ये रिजल्टेंट की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। cos 0 की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है ना, जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब सिंपल a प्लस बी। जब थीटा एंगल 0 होता है रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा a प्लस बी के। जब ये एंटी पैरेलल होंगे, दो एंटी पैरेलल होंगे तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, उस टाइम रिजल्टेंट मिनिमम हो जाएगा। cos 180 डिग्री -1 है, ये सिंपल a माइनस बी है ना। मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मिनिमम इससे कम नहीं हो सकता, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द एंगल। जैसे किसी केस में अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो उस केस में जो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी तो सिंपल आपके अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b cos 90 0 होगा। मतलब दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिपेंड करेगा एंगल क्या। इसलिए तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, वो जो क्वांटिटी है वो स्केलर है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट में आपको ध्यान दो, अगर यहाँ से कोई I1 करंट आ रही है और यहाँ से I2 करंट आ रही है, इसके बीच में एंगल थीटा है, और यह देख, तो जो I होगा हमेशा I1 प्लस I2 ही होगा ना, ये थीटा कुछ भी आप चेंज करते रहो, थीटा जो मर्जी हो, I स्क्वायर तो I1 प्लस I2 ही होगा ना, मतलब ये इस रूल को फॉलो नहीं। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो क्वांटिटी है वो कौन सी हो सकती है आपकी, एंगल चेंज होगा, a प्लस बी का a माइनस बी क्यों लिखा? कहाँ पे माइनस बी क्यों लिखा? ये r जब मिनिमम a थीटा माइनस 180 पुट करेंगे ना, थीटा जब 180 पुट करेंगे cos 180 माइनस बी होता है, -1 होता है। जब cos 180 माइनस 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 मीन्स ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर लेंगे, अगर अंडर रूट लेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा। थीटा 180 जब लेंगे तो cos 180 डिग्री -1, तो यहाँ से ये आ गया, है ना। जब 0 लेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, 0 पे ये होता है, 180 पे ये होता है, 90 पे ये होता है, किसी दूसरे एंगल में कोई डिफरेंट नहीं, एंगल चेंज करते रहोगे a प्लस बी की वैल्यू। तो ये तो मैंने निकाला a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अब आता है a माइनस बी का कितना, तो कुछ नहीं, a माइनस बी इसी फॉर्मूले से हो जाएगा, बस आपको एंगल चेंज करना है ना, कि भाई a माइनस बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालू ना, तो जो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड होगा इसमें जस्ट किया जाए अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab cos, है ना। यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस, है ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब देखो a और b के बीच में एंगल थीटा है, a और b के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, लेकिन a और माइनस b के बीच का एंगल अगर हम निकालें तो b को उल्टा कर देंगे ना, ये माइनस b हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180। तो कभी भी a और b के बीच में अगर एंगल थीटा है तो a और माइनस b के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180। और इस फॉर्मूले में अगर मैं ये पुट कर दूं कि cos थीटा की जगह पे मैं पुट कर दूं 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा जो होता है माइनस cos थीटा, cos 180 माइनस थीटा जो होता है ये इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस cos थीटा, साइन माइनस, और वैसे tan थीटा भी चेंज हो जाएगा, tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी b sin थीटा, नीचे आ जाएगा a माइनस, हाँ। तो बस आपको ये करना है, इस सारे फॉर्मूले में थीटा की जगह पे अगर हम 180 माइनस थीटा लेंगे तो फिर वो a माइनस b का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसलिए आपके a माइनस। सर एक डाउट था सर, ये आपने
इसमें तो टेल टू टेल करा है, तो वो तो खुद ही a माइनस बी आया रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट नहीं कहेंगे उसे, मतलब हाँ का सब्ट्रैक्शन जो आया हाँ वेक्टर का, a हाँ माइनस बी वेक्टर ही आया, तो हाँ। उसमें माइनस बी क्यों करा? कहाँ पे? अरे ये मतलब जो पहले थीटा से होता है ना, इनका इस जो सब्ट्रैक्शन थीटा a होता माइनस, है, इस फॉर्मूले में जो थीटा होता है ना, वो ए और बी के बीच का एंगल, वेक्टर के बीच का एंगल। तो वेक्टर के बीच का एंगल जब हम लेंगे ना, तो ए और बी के बीच का एंगल तो थीटा है ना। लेकिन जब आप ए माइनस बी निकालोगे तो इस फॉर्मूले को यूज करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो थीटा होता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर, तो ए और बी के बीच का एंगल तो थीटा है। लेकिन चूंकि जब हम ए माइनस बी निकालेंगे तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल यहाँ पे यूज करना है। ए तो ये है, बी को उल्टा करेंगे ना, तो बी को उल्टा करने पे भी तो ये टेली कॉन्साइड कर रहे हैं ना। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 तो इसी फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं जो ए प्लस बी का फॉर्मूला। ए माइनस बी के लिए कोई अलग फॉर्मूला हमने डिफाइन नहीं, इसलिए हम ऐसा करें। यहाँ पे जो थीटा होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर, है ना। तो अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180। तो इसी फॉर्मूले में थीटा को इस तरह लिखते हैं, cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा, या ए माइनस बी का, है ना। वो तो ग्राफिकल है जो हम शो कर, फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसी के साथ। जस्ट मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है जो कि सारी चीजों को समराइज कर देगा, विल गेट टू नो कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं, है ना। फटाफट इसको सॉल्व कर लो, फिर और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज के लिए इतनी काफी, आज टाइम काफी है। लेट मी चेक। शायद सही क्वेश्चन दे रहा हूँ मैंने, हाँ सही है। अब आप समझो थोड़ा सा क्या इसका आंसर आ रहा है। तो इसको रिवाइज करना, आपको भी समझ आएगा। रिवाइज करके थोड़ा सा मॉडल पढ़ो, फिर गेट मी। क्या आंसर आ रहा है मुझे बताओ, आप सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। कितना टाइम तो लग रहा है यार। हाँ सही है, फर्स्ट आंसर सही है आपका। यस, आपका आंसर सही है पहला वाला।
हाँ ये सही है। यहाँ ये तो आंसर सही नहीं है, आप ठीक से कैलकुलेट करो, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री ठीक से ही पढ़ो बेटा। कार्तिकेय सही है आपका आंसर। हाँ काफी लोगों के आंसर सही है। लेट मी एक्सप्लेन, इनके नहीं भी आ रहे हैं वो आ जाएंगे। कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला यूज करना है। अभी तो आपने पढ़ा a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू द a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वो सारी चीजें 2 2 ही तो दी हुई है, a भी 2 है 2 स्क्वायर हो गया, b भी 2 है तो 2 स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू cos 60, क्योंकि a और b के बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री दिया। cos 60 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो a प्लस b का मैग्नीट्यूड रूट है। हाँ, अब a माइनस b निकालना है मुझे, तो जब आप यहाँ पे a माइनस b का मैग्नीट्यूड निकालोगे, बस फॉर्मूला में एक माइनस लेना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। हाँ, यहाँ पे फिर से वैल्यूज पुट कर दो, ये आपका हो गया 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ माइनस लेना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू हाफ हो गया 60 डिग्री, 2 कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, ये 2, तो एक आंसर रूट 12 आएगा, एक 2 आ जाएगा। आपका जो आंसर है दैट इज रूट 2 एंड जस्ट इस तरह से हम a प्लस बी और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। काफी लोगों के आंसर सही थे। तो इस सब लेक्चर्स को आप इतना नहीं होगा बेटा, ठीक से करो, कुछ गलत फॉर्मूला अड़नो आप लगा रहे हो, जैसे मैंने बताया वैसे करो, है ना। तो बहुत सारी चीज मैंने बताई आपको आज, तो इन सबको ठीक से आप रिवाइज है ना, जो भी चीज आपने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में यही से कंटिन्यू, इसके बहुत सारे क्वेश्चन बोलो। तो जैसे मैंने काइनेमैटिक्स में क्वेश्चन करे मॉड्यूल के जो आपने फ्री फॉल कराए थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं आए, तो उसके आप कभी डाउट क्लास रखोगे कोई कभी? हाँ रखेंगे, काइनेमैटिक्स की डाउट्स क्लास बाद में होंगी, अभी तो कैलकुलस की डाउट नहीं। अच्छा ठीक है, अभी तो कैलकुलस की भी डाउट क्लास नहीं हुई है, पहले कैलकुलस की होगी, काइनेमैटिक्स जब टुवर्ड्स द एंड चलेगा ना, 1-2 क्लास के बाद, तो काइनेमैटिक्स की भी डाउट। तो अब एक प्रॉपर जैसे आपने फ्री फॉल की करा, तो फ्री फॉल के एक्सरसाइज में से जो भी डाउट्स होंगे वैसे कराओ। हाँ वो होंगे सारे होंगे, मैं अनाउंस करूंगा कि इस दिन काइनेमैटिक्स के डाउट्स, उस दिन आप पूछ लेना, बाकी आप ग्रुप में रेफर करते रहो। फाइनली मैं ग्रुप में इतने अच्छे से हो नहीं पाता, कोई नहीं, मैं फाइनली बताऊंगा, एक दिन डाउट क्लास रखेंगे ना, तो पहले से अनाउंस करना है, तो वो सारे करोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।